नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं फैक्टर प्लस क्लासेस पर। दोस्तों यहां पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ और यूपी स्पेशल के सब्जेक्ट निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग आप आकर इस सुविधा का लाभ उठाइए। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना हो या आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता हो तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए 80 90 58 64 70 8090586470। एक नंबर और है दोस्तों 9004057354। इस पर आप लोग संपर्क कीजिए। और आप लोग को आज एक नया गिफ्ट दिया जा रहा है, संविधान, भारत का संविधान। दरअसल देखा गया कि यूपी पुलिस में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 6-7 क्वेश्चन या इससे ज्यादा या इससे कम, अब तो एग्जामिनर का ही अपने मन का है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा प्रोवाइड किए गए हैं, जो आए हैं वो यूपी पुलिस में संविधान से आए हैं। तो दोस्तों आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे, संविधान पर ही चर्चा करेंगे और प्रयास किया जाएगा एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, जबकि नंबरिंग आंकड़ा पे बहुत ध्यान नहीं न देकर जो एग्जाम में आएगा बस उसी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। कारण यह है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अगर बहुत इधर उधर की बातें करेंगे तो एग्जाम तक कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। जो हमारे भारत का संविधान जो शब्द लिखा गया वो 393 अनुच्छेद में लिखा गया है। तो ये सब तो मूल बातें हैं, आगे बताई जाएंगी, लेकिन शुरुआत किसी भी चीज की भूमिका तैयार की जाएगी और पूरा थोड़ा बहुत इतिहास जानना बहुत आवश्यक है, जिससे कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है और उसे पढ़ने में आसानी। उसके बाद एक बार हम लोग बैकग्राउंड देख लेंगे, संविधान कैसे बना, क्या प्रारूप था, क्या प्रक्रिया थी, स्टार्ट कैसे हुआ, यह जानने के बाद हम फिर बड़ी तेजी से चलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है, संविधान बनने से पहले हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसके पहले हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का क्या, और लोगों का शासन था, फ्रांसीसी का था, डच का था, अंग्रेज का था, पुर्तगाली का, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। इन लोगों में सबसे प्रमुख जो थे वो इंग्लैंड के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, जिन्होंने हम लोगों पर ज्यादा शासन किया। तो दोस्तों उनकी क्या भूमिका रही है हमारे संविधान बनने में, और कैसे कानून उन्होंने अपने लिए बनाया था, और फिर वह कानून जो उनके द्वारा बनाया गया था उससे क्या हमें फायदा मिला, और फिर किस तरह से हमारा संविधान बन गया, उस चीज को देखते हुए हम आगे चलेंगे। तो पहले देखते हैं संविधान क्या है, कैसे नाम पड़ा, और उसके बाद फिर संविधान। दोस्तों संविधान सम प्लस विधान, इन दो शब्दों से मिलकर संविधान बना है। यानी अगर हमें संविधान इसकी परिभाषा देखना हो तो किसी देश, कह लीजिए किसी देश या राष्ट्र के बनाए गए नियमों, कानून, उपनियमों के बनाए गए दस्तावेज को संविधान कहते हैं। जैसे अगर लिखना हो, देखते हैं, किसी देश की जनता के लिए बनाए गए कानून, नियम, उपनियम, बनाए गए कानून, नियम, उपनियम के दस्तावेज को संविधान कहते हैं। ये हो गया इसकी एक हल्की सी डेफिनेशन संविधान का। किसी देश की जनता के लिए बनाए गए कानून, नियम या उपनियम के दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। दोस्तों समझने के लिए अगर समझे, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज गए, तो वहां एक यूनिफॉर्म लगता था, वहां एक डिसिप्लिन है कि इतने बजे रिसेस होगा, इतने बजे स्कूल आना है, इतने बजे छुट्टी हो जाएगी, इतने बजे तक कॉलेज में आ जाना है, क्लास में आ जाना है, इंटर कर जाना है। तो वो स्कूल का नियम था। अगर आप घर में भी देखेंगे तो किसी एक बड़े बुजुर्ग ने जो कहा है, या घर का एक अपना नैतिक रूप से भी एक, चाहे लिखा कहीं नहीं गया हो, लेकिन एक नैतिक रूप से नियम बना है कि आप 10 बजे तक घर आ जाइए,
इतने बजे जाइए, अगर आपको रात में कहीं रुकना है तो घर पे फोन कर दीजिए, बता दीजिए कि हम आज आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये अपने आपके घर का संस्कार और नियम है। तो ऐसे ही किसी देश को चलाने के लिए उस देश में कुछ नियम बनाए गए हैं वहां के जनता के लिए, जिससे उनको परेशानी ना हो और सारी सुविधाएं सबको प्रोवाइड हो जाए। या वहां का शासन कैसे चलेगा, वहां पर प्रशासन कैसे चलेगा, वहां नेता कैसे काम करेंगे, तो जो नियम बनाएंगे, जो कानून बनाएंगे, संविधान उन पर भी लगता है। तो इस देश के लिए भी किसी देश के लिए भी नियम कानून बनाए जाते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोच्च कौन है, वहां ऑप्शन दे देगा जनता, संविधान, संसद, लोकसभा। तो ऑप्शन में आप क्या मारेंगे, तो सबसे सर्वोच्च संविधान है। जिन जनता ने संविधान को, हमारे देश की जनता है, आप उद्देश्य पढ़ेंगे तो वहां लिखा है वी आर द पीपुल, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों ने मिलकर, हम भारत के लोगों ने मिलकर अपना एक संविधान बनाया है। हालांकि नेता लोग बनाए हैं, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि उद्देश्य में लिखा गया हम भारत के लोग, तो एक संविधान बनाया है, तो उस संविधान के तहत हमारा देश चलता है। जैसे दोस्तों, हम भारत के लोग उद्देश्य क्या में लिखा है, यानी भारत के लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया अपने देश को चलाने के लिए। लेकिन किसी देश में जो संविधान बनता है, तो संविधान बनने से पहले क्या सबसे सबसे जरूरी क्या आवश्यक है, तो हम पढ़ेंगे पहले राज्य। राज्य दोस्तों, राज्य मतलब यहां प्रदेश से नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, इन सब प्रदेशों से नहीं। राज्य से जब भी इंटरनेशनली हम बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो राज्य देश को कहते हैं, जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, भारत, इस तरह से। तो राज्य किस लिए पढ़ा जा रहा है, क्योंकि संविधान बनेगा तो कहां बनेगा, संविधान बनेगा तो कहां बनेगा, किसी देश में बनेगा, किसी राज्य में बनेगा। राज्य यानी देश, तो किसी देश में बनेगा, तो क्या चाहिए, तो सब इन सब के लिए तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, प्रमुख तत्व। अब क्या क्या है यह हम देखते हैं। तो सबसे पहले निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग, इसका अर्थ क्या हुआ, पहले तो पृथ्वी है, पृथ्वी पे तो जमीन कुछ तो चाहिए, जमीन तो चाहिए ना, कहीं कानून कहां बनाएगा आदमी, पहले धरती होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित। अब जैसे हमारा देश है भारत, तो भारत देश अब पाकिस्तान तक तो थोड़ी जाके कानून बनाएगा, अमेरिका तक फैल के तो कानून बनाएगा, तो उसका एक निश्चित है, एक निश्चित जमीन है, एक निश्चित भूभाग है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश का कानून, हमारे देश का शासन प्रशासन चलेगा, हमारे देश के संविधान लागू होगा उस पर। तो क्या चाहिए, एक निश्चित भूभाग चाहिए। फिर दूसरा, अब निश्चित भूभाग तो है, लेकिन भूभाग पे धरती के लिए, सिर्फ मिट्टी के लिए तो कानून बनेगा नहीं, तो जनता चाहिए, मनुष्य चाहिए, तो जनता। दूसरा क्या हो गया, जनता। तीसरा, अब कानून बनाएगा कौन, संविधान बनाएगा कौन, तो सरकार चाहिए हमें, सरकार। और चौथा हम पढ़ते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का अर्थ होता है दोस्तों, इसको काटा छाटा बांटा नहीं जा सकता, यह बात कहा है जॉन ऑस्टिन ने। और संप्रभुता का अर्थ होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो मालिकाना हक। जैसे जैसे हमारा देश जब 1947 के पहले आजाद नहीं था, तो हम संप्रभु भी नहीं थे, हमारे ऊपर ब्रिटेन का अधिकार चल रहा था, यानी हम अधीनस्थ थे ब्रिटेन के 1947 तक। आज हम संप्रभु हैं। संप्रभु का मतलब जैसे हमारे दूसरे के ऊपर कोई राज नहीं है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है। जैसे न तो हम पाकिस्तान पर शासन कर रहे हैं, न पाकिस्तान हमारे ऊपर शासन करता है, ना उसका कानून हमारे ऊपर लगता है, ना हमारा कानून उसके ऊपर लगता है, ना नेपाल के ऊपर लगता है, ना ब्रिटेन के ऊपर लगता है, ना ब्रिटेन का बनाया गया कानून अब हमारे ऊपर लगता है। यानी हमारा देश स्वतंत्र है, संप्रभु है, हम अपने देश के खुद के मालिक हैं। हमारे देश में हमारे देश का कानून लागू होगा, न कि दूसरे के देश के बनाए गए कानून हम पर लागू होंगे। हम अपने देश में अपने ढंग से मनमानी करेंगे, किसी से कोई संबंध नहीं ना। और पाकिस्तान वाले अपने हिसाब से करेंगे, नेपाल वाले अपने हिसाब से करेंगे, अमेरिका अपने हिसाब से करेगा, अफगानिस्तान अपने हिसाब से कानून बना के चलाएगा। तो इसी को कहते हैं संप्रभु, यानी कि हम अपने देश के खुद के मालिक हैं, हमारे देश पे किसी दूसरे देश का कोई मालिकाना हक नहीं है, ना ही हम किसी के अधीन है। इसी बात को कहते हैं संप्रभुता। तो राज्य यानी किसी देश में कानून बनाने के लिए सबसे पहले 4 तत्व होने चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अब इतनी बात तो हो गई। अब हम देखते हैं दोस्तों कि संविधान
बना संविधान पे तो बातें होगी, उद्देश्य क्या, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं, सब बात होगी, सब पर बात होगी। लेकिन थोड़ा सा हमारा कानून बनने से पहले हमारे देश में शुरुआत कैसे हुई, कानून बनने की प्रक्रिया आई कैसे, थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों पता है 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध के बाद लास्ट युद्ध हुआ था और हमारे देश के अंतिम राजा जो थे बहादुर शाह जफर थे। उनको बंदी बनाया गया, उन्हें बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। रंगून यानी आज के म्यांमार में यंगून नामक स्थान है, पहले रंगून नाम था उसका। उसके बाद से अंग्रेजों का शासन हो गया। अंग्रेजों का शासन डायरेक्ट नहीं हुआ, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सन 1600 में, जैसे तो आप तो जानते हैं कई लोग हमारे ऊपर राज किए, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, इंग्लैंड, जिसमें सबसे प्रमुख इंग्लैंड है। हम ब्रिटेन को ही इंग्लैंड कहेंगे और बात उसी पे करेंगे क्योंकि उन्हीं का शासन रहा और कानून जो हमारे देश में बना लगभग उसी के प्रारूप में ही बना है। तो देखते हैं। तो 1773 से कानून बनना शुरू हुआ। कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे छोटे पहले राजाओं से मिलाया अपने आप में और उनसे लड़कर उनसे कहा, उनको किसी को युद्ध में हराया, किसी को कैसे भी मिला लिया, या किसी को कहा कानून हमारा रहेगा, शासन आप करिए, फिर धीरे धीरे उनको मिला लिया अपने में। इन सब की बात होते होते ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। ये आई थी व्यापार करने हमारे देश में। लेकिन ये कंपनी इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई, आपस में ही घूस लेना देना शुरू कर दिया और ये कंपनी घाटे में जाने लगी। कंपनी वालों ने पहले अपने खुद के लिए कानून बनाया कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको रोका जा सके और कंपनी के नियम से कानून बनाना शुरू करे। तो सबसे पहले कानून जो बना था वो सन 1773 में बना था। 73 में, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखते हैं इसमें हुआ क्या क्या था। यह हुआ था क्योंकि 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी में एलिजाबेथ प्रमुख थी उस समय। 1773 में एक एक्ट पारित किया गया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ चुकी थी व्यापार करने के लिए। व्यापार करने में उन्हें घाटे हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने अपना एक कानून बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट, जिससे कि कंपनी अनैतिक न हो जाए और कंपनी घाटे में न जाए, एक नियम से काम करे। इसलिए रेगुलेटिंग यानी नियमित रूप से काम करे और जिससे कंपनी को फायदा हो, इसलिए इसने ऐसा कानून बनाया। इसमें क्या क्या हुआ था, हम बहुत सारा एक्ट बने हैं लेकिन हम सब पर नहीं पढ़ेंगे, हम केवल फैक्ट पे ध्यान देंगे और फैक्ट को ध्यान देते हुए एग्जाम के पर्पज को, कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन फंसे, यह चीज देखते हुए चलेंगे। तो 1773 में सबसे पहला काम जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे। अब यह क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट की पहली बार स्थापना कब हुई थी? 1774 में। किस एक्ट के तहत हुई? 1773 के एक्ट के तहत हुई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे, चीफ जस्टिस जो थे, ये थे एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या काम हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बनाया क्यों गया था? कंपनी को नियमित करने के लिए, नियम से उसका प्रशासन चले। तो देश में, हमारे भारत में उसमें पहली बार प्रशासन और राजनैतिक रूप से काम करना शुरू किया गया। इस एक्ट के तहत पहली बार प्रशासन और राजनैतिक रूप से काम करना शुरू किया गया इस एक्ट के तहत। तो इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। यानी इसमें क्या होता था कि उस समय अलग अलग प्रेसिडेंसी बैठे थे। महाराष्ट्र का अपना अलग प्रेसिडेंसी, यानी उसे मुंबई प्रेसिडेंसी उसमें कहा जाता था, बंबई प्रेसिडेंसी। फिर बंगाल का अपना अलग प्रेसिडेंसी, मद्रास का अपना अलग प्रेसिडेंसी, आज का चेन्नई उसमें का मद्रास, तो मद्रास का अपना अलग प्रेसिडेंसी। ऐसे अलग अलग प्रेसिडेंसी में भारत बटा था और छोटे छोटे रियासतों में भी बटा था। तो पहली बार क्या हुआ, बंगाल को मुख्य प्रेसिडेंसी बनाया गया।
बंबई को और मद्रास को उसके अधीन बनाया गया। तो उसमें बंगाल के जो गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर, बंबई के अलग गवर्नर थे, मद्रास के अलग गवर्नर थे और बंगाल के अलग गवर्नर थे। लेकिन पहली बार बंगाल के गवर्नर के पद के अधीन मुंबई को और मद्रास को उसके अधीन कर दिया गया, यानी अब सारी शक्ति एक जगह कर दी गई। उसी को कहा जा रहा है केंद्रीय प्रशासन। यानी सारे बंगाल और मद्रास, मुंबई सबको एक जगह लाके किया जा रहा है। एक मालिक बनाया जाएगा, मुख्य बनाया जाएगा, यानी वो सब तो रहेंगे ही प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष, लेकिन वो सब भी अधीन रहेंगे बंगाल के। इसी को कहा जा रहा है केंद्रीय प्रशासन। तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग कह दीजिए, वारेन हेस्टिंग कहिए। तो वारेन हेस्टिंग, और इस पद का नाम बदल दिया गया, अब रखा गया, पहले बंगाल गवर्नर ही कहा जाता था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल। क्या जुड़ा? यह नाम जुड़ा। बंगाल के गवर्नर तो थे ही, अब बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। और कौन थे? वारेन हेस्टिंग। इसी को कहा गया कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। बस इसमें 1773 में इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे हम दूसरा एक्ट पढ़ेंगे 73 के बाद जो लगा। 1773 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट अब हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या किया हुआ था, यह हम 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना था। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब दोस्तों 1833 में क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम बदल दिया गया। अब उसका नाम बदल के अब भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर था, मतलब पहले कौन था? बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल लिखा जाता था। अब इसके बाद आ जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यही क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यही क्वेश्चन बनता है। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, लंबा। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहले तो 1773 में यह था, अब 1833 में यह हो गया, नाम चेंज हो गया। अब आते हैं आज 1853 के चार्टर एक्ट में किया हुआ था। इसमें यह होता है पहली बार जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा यानी सिविल परीक्षा होती है उसे भारतीयों के लिए भी खोला गया इस एक्ट में। 1853 में भारतीयों के लिए भी पहली बार ओपन एग्जाम होना शुरू हुआ। सिविल परीक्षा एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि पहली बार खुली सिविल प्रतियोगिता परीक्षा कब हुआ, तो यह कब हुआ था? 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसको चलाने के लिए एक मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले यहां लिख देते हैं, मैकाले समिति, मैकाले समिति बनाई गई थी। मैकाले समिति 1854 में इस चीज को चलाने के लिए भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा की परीक्षा ओपन की गई, शुभारंभ की गई, लिख सकते हैं आप, शुभारंभ की गई। और किसके माध्यम से? एक समिति ओपन किया गया, मैकाले समिति 1854 में। दोस्तों 1773 से 1858 तक, यहां तक हो गया कंपनी का शासन, जो हमने 1773 पढ़ा, 1833 का पढ़ा, 1854 का पढ़ा। ये 3 एक्ट जो पढ़े गए, यहां तक कंपनी का शासन था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक शासन कर रही थी। अब क्या हो गया, हम क्या बोलते हैं, सैनिक विद्रोह या हम बोलेंगे सिपाही आंदोलन। सिपाही आंदोलन, या हम इसे बोलेंगे भारत का प्रथम स्वतंत्र। अब इतनी बातें हुई कब थी? सैनिक विद्रोह, सिपाही आंदोलन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यह सब हुआ था 1857 में।
1857 का विद्रोह बहुत प्रसिद्ध आंदोलन है, उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसमें सैनिक विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे जी को बाद में चल के फांसी हो गई थी, और उसी समय इस पूरे विद्रोह का अध्यक्ष जो बहादुर शाह जफर जी कर रहे थे, जिसे बाद में रंगून भेज दिया गया था, उसी में झांसी की रानी और सब लोग थे। झांसी की रानी थी, हजरत बेगम महल थी, ऐसे बहुत सारे लेकिन छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग आंदोलन किए थे, जिससे अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने दबाने में सफल रहे। तो उसके बाद इन्होंने एक कानून बनाया 1858 1857 के विद्रोह के बाद, सैनिक विद्रोह के बाद इन्होंने एक अलग कानून बनाया 1858 का एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, जो हम लोग बंगाल के गवर्नर पढ़े थे, जिसको फिर भारत के गवर्नर बना दिया गया 1833 के एक्ट के तहत, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए गए। उनके बाद अब पद फिर बदल जाएगा, अब उस पद का नाम बदल जाएगा, वायसराय हो जाएगा, वायसराय। इस एक्ट के तहत एक नया पद बनाया गया हो रहे हैं, तो इसलिए अब शासन डायरेक्ट वहां से चलेगा। अब तक क्या था, कंपनी का शासन था, अब चलेगा ताज का शासन, ताज का शासन। ताज का शासन अर्थात क्या होता है, ताज का शासन का अर्थ होता है कि अब यानी कि वहां की इंग्लैंड की जो रानी थी, रानी विक्टोरिया थी उस समय, विक्टोरिया, इन्होंने क्या किया, शासन डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। अब तक कंपनी को ये छूट थी, अधिकार था, वो अपने ढंग से यहाँ कानून बना रहा था और यहाँ पे प्रशासनिक तौर से अपना कार्य कर रहे थे लोग। अब शासन डायरेक्ट इंग्लैंड से चलेगा, अब वहां से कानून बनेगा, वहां से जो नियम का बन के आएंगे, वहां से जो आदेश होगा इनको, यहाँ के वायसराय को, वह कार्य करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, अब इंग्लैंड के ये प्रतिनिधि हो गए। अब तक क्या थे, गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का मतलब वही जैसे आज के हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं, जो पद होता है, जितना मुख्य पद होता है भारत के राष्ट्रपति का, वैसे ही वह पद था। लेकिन अब क्या हो गया, अब रिप्रेजेंटेटिव हो गए, प्रतिनिधि हो गए, किसके, इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन के प्रतिनिधि हो गए। तो पहले वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय कहे जा सकते हैं, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का था, अब तक बंगाल का था, अब भारत का 1833 के बाद उसमें कौन बना था, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब 1858 के एक्ट के तहत कौन बन रहा है, अब वायसराय पद बनाया जा रहा है, उसी गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद बनाया जा रहा है, और अब बनेंगे लॉर्ड कैनिंग। यह कार्य हुआ था 1800। अब ताज का शासन चलेगा, यानी कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया, और ताज का शासन यानी ब्रिटेन से डायरेक्ट नियंत्रण में कार्य होगा सारा यहाँ के कानून का। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय नेताओं को भी 1800 भारतीय परिषद अधिनियम के कानून में पहली बार क्या हुआ, भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। कहां शामिल किया, कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। कहां, कानून बनाने की प्रक्रिया में। तो इसके पहले भारतीयों को कानून बनाने की अथॉरिटी नहीं थी, इंग्लैंड वाले अपने लोग ही लोग मिलकर करते थे सारा काम। पहली बार मांग करने पे 1861 में भारतीय प्रतिनिधियों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। अब यह एक्ट बना था 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बना था, पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। लेकिन शामिल किसे किया गया ये हम देखते हैं। तो 1862 में, पहली बार 1862 में बनारस के 1861 में भारत परिषद अधिनियम में पहली बार भारतीयों को कानून बनाने के लिए शामिल किया गया। तो वह शामिल किसे किया गया था, 1862 में शामिल किया गया था बनारस के राजा को, उस समय के जो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज को शामिल किया गया था, और सर दिनकर राव को। इन तीन लोगों को भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। 1961 के बाद दोस्तों फिर कानून बनता है 1909।
जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है इसमें, सब ये बड़ा नुकसानदायक कानून हमारे लिए था, भारतीयों के लिए, क्योंकि इसी में पहली बार पृथक निर्वाचन की बात की गई। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि मुस्लिमों के लिए अलग से शासन। क्या हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, कानून बन रहा है 1909 में, यानी इसके पहले 3 साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब, 1906 में। उसके बाद क्या हुआ, अब मुस्लिम के जो उस समय के वो लोग अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, आगा खां वगैरह, वो लोग अब डिमांड करने लगे कि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, यानी कि मुस्लिमों के आरक्षण मांग रहे थे वो लोग कि जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा वहां सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनाव में खड़े होंगे, बाकी मतदान तो सब करेंगे लेकिन चुनाव केवल सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे। ऐसा फूट डाला अंग्रेजों ने, ऐसा हिंदू मुस्लिम को दो भाग करने के लिए उन्होंने 1909 में ऐसा काम किया था, पृथक निर्वाचन मंडल। ये पूछता है कभी कभी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कब हुई, तो 1909 में हुई थी। अब यही बीज पड़ गया, समझ लीजिए, हिंदू पाकिस्तान जो आज अलग है, भारत पाकिस्तान जो अलग है, वह 1909 की देन है। इसी समय में जब पृथक निर्वाचन मंडल का मांग बढ़ा, धीरे धीरे ऐसी मानसिकता बनती गई कि मुस्लिमों को लगा हम अलग होना चाहते हैं, हम अलग हैं, हम हिंदू जैसे नहीं। इसके पहले 1909 के पहले भारत के हिंदू मुस्लिम सारे मिलकर देश को आजादी के लिए लड़ रहे थे, देश की आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम मिलकर लड़ रहे थे। हालांकि इसके बाद भी लड़े, लेकिन कहीं कहीं से मानसिकता अब अलग होने लगी। और वही यही की बात जन्मदाता थे कि बाद में 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, और 3 जून को जो हुआ सब जानते ही हैं। फिर 1947 में कैसे देश अलग हो गया, भारत एक अलग देश बना, डोमिनियन, पाकिस्तान अलग एक देश बना। ये जो अलग देश बनने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है 1909 से। इसी में पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग की गई थी वह और दिया भी गया, यही सबसे बड़ा घातक सिद्ध हुआ उस समय। दोस्तों ऐसे तो नुकसान हुआ था भारतीयों को, लेकिन अब 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। कहा था ये जो मार्ले थे ये सचिव थे उसमें भारत के, क्या थे, भारत के सचिव थे, भारत के मार्ले जो थे भारत के सचिव थे। मिंटो जो थे मिंटो उसमें वायसराय थे। मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। इन दोनों ने मिलकर, ये दो लोग थे, मार्ले अलग है मिंटो अलग है, इसको सुधार, इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। और इन्हीं को एक बात और कही जाती है, तो जो मिंटो थे, वायसराय मिंटो जो थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कहे जाते हैं। क्यों, वही जो हिंदू मुस्लिम का पृथक निर्वाचन मंडल के लिए ये लोग तैयार हो गए थे, जब उन लोग मांग किए तो लोग तैयार भी हो गए थे देने के लिए, तो उसी के लिए इनको सांप्रदायिक यानी हिंदू और मुस्लिम के दो संप्रदायों में बंटवारा करने का निर्वाचन के लिए जनक भी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, मिंटो कहे जाते हैं, मिंटो। 1909 के बाद दोस्तों कानून आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम भारतीयों के लिए बड़ा नुकसानदेह था। हालांकि इसे नाम दिया गया मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मांटेग्यू जो थे वो सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे उस समय के, उस सराय के। लेकिन ये हमारे लिए बहुत नुकसान था। इसी एक्ट को बाद में रॉलेट एक्ट भी कहा गया। रॉलेट एक्ट का मतलब था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, यानी कि इस एक्ट में किसी को कहीं से भी उठा लेते थे, उठा के जेल में डाल देते थे। इसीलिए इस एक्ट को कहा गया रॉलेट एक्ट, यानी बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। आपको याद होगा 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी में। उसके बाद फिर याद होगा कि 1919 ये है, 1920 में 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। अब समझ लीजिए अगर यह एक्ट अच्छा होता, सुधार होता इसमें, तो फिर क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ती। जलियांवाला बाग हत्याकांड ही इसी समय हो गया था। उसके बाद फिर 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जो गोरखपुर में पुलिस वालों की पूरे थाने को जला दिया गया था, किसानों ने की भीड़ ने जला दिया था। यह एक्ट इतना खतरनाक था। इस एक्ट में ऐसा नियम बनाया गया था कि अब जो भी कानून बनेंगे उसमें 10-10 साल के बाद उस कानून की चेक होगी, उसका विश्लेषण किया जाएगा कि कानून सफल है या असफल है। इसीलिए फिर 1929 में, यानी 1919 है, 19 में 10 जोड़ेंगे तो 1929 होगा। 1929 में आके चेक करना था कि कानून की प्रक्रिया सही चल रही है कि नहीं। लेकिन 1919 में नए आकर 29 में नए आकर
29 में नहीं आकर 1927 में ही आ गए थे। साइमन आयोग आपको याद होगा, साइमन बैगो, उस पे जो इसमें लाला लाजपत राय जी की हत्या हो गई थी। ये 1929 में आना था, 1919 की जांच करने 1929 में आना था, 10 साल बाद, लेकिन 1927 में ही आ गए। एक आयोग बना दिया, 28 में आए थे और 27 में आयोग बना दिया था, जिसे कहा गया था साइमन आयोग। सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे। 1927 में एक आयोग बना, सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे और वह 2 साल पहले ही आ गया। इसीलिए, और उसमें उसको मुद्दा क्या था, नुकसान क्या था, उस आयोग में सारे ब्रिटेन के ही लोग थे, एक भी हिंदुस्तानी भारतीय नहीं था। अगर वो होता तो जब बताता ना हमारे भारत में क्या नुकसान, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, उसमें उसका नुकसान हुआ था हमें। तो अगर हमारे भारतीय कोई होते तो वो बताते हैं नुकसान, लेकिन सारे अधिकारी जो उसमें आयोग में थे सब ब्रिटिश थे, और सब ब्रिटिश थे, इसलिए भारतीय नाराज थे और वो उसको साइमन गो बैक का नारा लगाए। उसी समय भगत सिंह भी नए नए उभरे थे, वो साइमन बैक का नारा लगाए। उसी समय याद होगा लाला लाजपत राय जी की लाठी मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये साइमन के समय हुआ था, साइमन कमीशन जब आया था भारत में तब। लेकिन मुद्दा यहीं से उठा 1919 से, इसी से रोलेट एक्ट आया और इसी में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, जो चौर बाग हत्याकांड में गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, रोक दिए उन्होंने अपना आंदोलन, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम असहयोग आंदोलन कर रहे थे, हम हिंसात्मक नहीं करने वाले थे, हम अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। और वहां पे हिंसा हो गई थी, वहां भीड़ ने मिलकर थाने में आग लगा दिया था, तो हिंसा हो गई थी, इसीलिए उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये इतना खतरनाक कानून था 1919 का कानून, और इसको नाम दिए हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सुधार कहाँ है इसमें? 1919 के बाद दोस्तों बीच में और भी कानून है, लेकिन अब हम डायरेक्ट आते हैं 1935 पे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा पार्ट इसी से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। इसमें क्या क्या काम हुए थे वो हम देख लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना इसी में हुई थी 1900। भारत शासन अधिनियम के तहत देश की साख व मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए, साख और मुद्रा पर नियंत्रण करने के लिए 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। तो पहली बार इस एक्ट में भारतीय राज्य, जो आज की आरबीआई है, इसकी स्थापना 1935 में के कानून में की गई थी। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी इसी एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट से दोस्तों भारतीय संविधान के लगभग 60% अधिनियम जो हमारे कानून संविधान में बनाए गए हैं, कुछ बातें इसी एक्ट से लिए गए हैं। इस एक्ट में जो जो कानून बना था पहले से, जैसे केंद्र में द्वैत शासन और इस तरह के जो और भी कानून बने थे, लगभग उससे डायरेक्ट उतार लिए गए थे, थोड़ा बहुत संशोधन कर करके। और दूसरी बात इसमें क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही दोस्तों म्यांमार को, बर्मा जिसे पहले कहते थे, म्यांमार को भारत से अलग किया गया था। पहले म्यांमार भारत में ही था, इसी एक्ट के तहत इसको अलग कर दिया था। आज वह एक देश बन गया है। सोचिए कितने टुकड़े किए हैं, पाकिस्तान अलग हुआ है, बांग्लादेश अलग हुआ है, बाद में 1971 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था, पाकिस्तान से अलग हुआ था वो। हालांकि उसके पहले 1935 में म्यांमार को अलग कर दिया था। इन अंग्रेजों ने बहुत नुकसान किया है हमारा। दोस्तों अब हम आ गए आजादी की तरफ। भारत शासन अधिनियम 1947, यानी हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, लेकिन 15 अगस्त में हुआ था यह कानून, और पहले बन गया था 47 में ही पहले। जून जुलाई बहुत सारे काम उसमें हुए हैं, वो हम बात करते हैं। तो दोस्तों पहली बार कभी कभी क्वेश्चन यह बन जाता है कि जिस समय हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट इटली कौन थे? क्लीमेंट इटली, या उस समय इंग्लैंड के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। उस समय पीएम कौन था? क्लीमेंट इटली। भारत के नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो, उस समय जब भारत आजाद हो रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने 30 जून 1947 को इन्होंने, हालांकि 20 तारीख को ही घोषणा कर दिया था कि 30 जून 1947 को ब्रिटेन का शासन समाप्त हो जाएगा। यह घोषणा किया था, किसने किया था? 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली नाम है उनका, क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा किया था कि 30 जून 1947 को ब्रिटेन का शासन भारत पर से समाप्त हो जाएगा।
यह इस एक्ट के तहत बना। दोस्तों 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना बनाई। विभाजन यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन, बंटवारा आ गया। इन लोगों ने माना नहीं। 1940 में जिन्ना ने जिद कर लिया कि नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमारा एक अलग देश चाहिए। अब अंत में जब नहीं रहा गया, ये लोग बहुत परेशान करने लगे। गांधी जी काफी विरोध कर रहे थे कि नहीं, इन लोग को शामिल किया जाए, लेकिन इतना परेशान ये लोग अंतरिम सभा में किए थे, संविधान सभा के अंतिम सभा में, कि सरदार पटेल जी को कहना पड़ गया कि किसी अगर शरीर में कोई एक घाव है और वो ठीक नहीं हो रहा तो उसे नासुर बनता जा रहा है, तो उसे काट कर अलग कर देना ही ठीक है। ये इनका स्टेटमेंट है सरदार पटेल जी का था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। वही लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को एक विभाजन योजना बनाया, और इसी विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना। इसी विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे होता है। संविधान निर्माण क्या क्या प्रक्रियाएं हुई थी, प्रोसेसर कैसे हुए थे, कौन कौन थे इसमें, और कौन किस चीज का अध्यक्ष बनाया गया था यह। तो दोस्तों समझते हैं कि पहली बार संसद की मांग किसने की थी। तो हरीशचंद्र मुखर्जी जी थे। 1858 का जो हम पढ़ाए थे उसमें शासन अधिनियम, उसी समय पहली बार उन्होंने मांग किया था। हालांकि मिला नहीं था, लेकिन मांग पहली बार करने वाले व्यक्ति जो थे, इन्होंने हिंदू पेट्रियाट नामक एक पत्रिका थी, हिंदू पेट्रियाट नामक एक पत्रिका थी। इस पत्रिका में लिखकर हरिश्चंद्र मुखर्जी ने पहली बार संसद की मांग उठाई थी 1858 वाले अधिनियम के तहत। हालांकि डिमांड पूरी नहीं की गई, क्योंकि बहुत पहले की बात है। फिर दूसरी बार हम देखते हैं, संसद की मांग पहली बार हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था हिंदू पेट्रियाट में। फिर 1934 में संविधान सभा का गठन का विचार पहली बार किसने विचार किया था कि भारत का एक अपना संविधान सभा होना चाहिए, किस तरह से? तो वह किए थे मानवेंद्र राय जी ने। कौन महापुरुष थे? यमन राय। कौन थे? एम एन राय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय, यह इनका पूरा नाम है। यह वामपंथी 1934 में संविधान सभा का गठन पर विचार पहली बार किसने किया था? एम एन राय जी ने किया था। मानवेंद्र नाथ इनका पूरा नाम है। यह वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। फिर 1935 में भारतीय कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक मांग की गई संविधान सभा की। किसके लिए? संविधान सभा के गठन के लिए। संविधान सभा के गठन के लिए आधिकारिक रूप से 1935 में कांग्रेस की तरफ से मांग की गई, जिसे मान भी लिया गया आगे चलकर। अब हम पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली। क्या कार्य प्रणाली थी इनकी, एक एक करके हम लोग देख। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940। इस डेट को याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन बहुत तेज पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 में, जिसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। किसने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बहिष्कार। यह वही मुस्लिम लीग है जो 1906 में बनी थी, और जिसमें 1909 में पृथक निर्वाचन मंडल डाल के इनमें फूट डाल दिया गया था। ये अंग्रेजों की चाल थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। आगे देख, तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी रूप से बनाए गए थे डॉक्टर शशिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी रूप से, आगे चल के अस्थायी रूप से बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो अस्थायी रूप से शशिदानंद सिन्हा जी। यहाँ लिखा है फ्रांस की तरह, यानी पहले वहां भी अपने यहाँ के सबसे वरिष्ठ नेता को बनाया गया था
फ्रांस में भी जब वहां के संविधान बन रहे थे तो वहां भी अपने वरिष्ठ नेता को बनाया गया था। वैसे ही भारत में भी फ्रांस की तरह यानी संविधान में सभा के प्रथम अध्यक्ष वरिष्ठ नेता थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की मांग की थी इसी समय। मतलब मांग तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन इसमें पूरी तरह से अड़ गए थे और सीधी कार्रवाई भी किया था इन्होंने। इस समय सीधी कार्रवाई किया था। 8C को सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कही जाती है। और फ्रांस की तरफ संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने थे। ये अस्थायी रूप से बने थे। अस्थायी अस्थायी अध्यक्ष थे ये। सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट बताते हैं, ये तारीख आप ध्यान देते रहिएगा। अब 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष में चुना गया था। अब 11 दिसंबर को 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। अब अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये अध्यक्ष हो गए। अब ये अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष भी कोई होगा। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी जी थे और उसमें के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो सर या डॉक्टर कह लीजिए, सर कह लीजिए, सर BN राव जी थे। अब BN राव जी कौन थे? BN राव जी उस समय के चीफ जस्टिस थे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज थे। ये बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे। अगर पूरे संविधान सभा में आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के टक्कर का अगर कोई नेता था, जितने पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो यही एक थे, BN राव जी। ये उसमें जम्मू कश्मीर के जज थे। इन्हें लाए थे नेहरू जी, क्योंकि नेहरू के ये दोस्त भी थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने साथ पढ़ाई किया था नेहरू जी के। फिर वो मान लो नेता बन गए और ये जज बन गए। तो बाद में संविधान सभा के सलाहकार इन्हीं को नियुक्त किया गया और इन्होंने बड़ी मेहनत की थी। संविधान सभा सलाहकार, इनका नाम बहुत कम इनका नाम लिया जाता है क्यों सलाहकार के रूप में, लेकिन देखा जाए तो पहली बार संविधान का पूरा प्रारूप इन्होंने ही तैयार किया था। उसके बाद फिर कमेटी बना के संशोधन किया गया था जो, और इनकी पूरी बातें मानी नहीं गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष और संविधान सभा की एक कमेटी बनाई गई जिसमें अन्य सदस्य भी थे। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने संविधान सभा को चलाया और उसमें जो भी उसमें संशोधन करना था, बनाना था, अपना मत प्रस्तुत करना था, वो लोग वो सब किए। इसीलिए बताया जाता है कि क्योंकि वो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे उस समिति की, उस कमेटी के, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है कि संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हालांकि वो है ही, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, लेकिन संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव जी थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने यानी जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव किया। यानी कि उद्देश्य यानी संविधान की संरचना कैसी होगी उसकी एक झलक, संविधान की संरचना कैसी होगी, क्या उसमें होना चाहिए, उसकी एक झलक, उसी को उद्देश्य कहते हैं। यानी प्रस्तावना भी कह सकते हैं। जो आगे चल के भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है, अगर देखा जाए तो जो उद्देश्य नेहरू जी ने पारित किए प्रस्ताव लाया था, जो प्रस्ताव लाया था उद्देश्य ये नेहरू जी ने, उसी का परिवर्तित रूप है। यानी वो वही पूरा नहीं है, लेकिन उसी जैसा लगभग उसी वही थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वही उद्देश्य क्या आज भारत के संविधान में है। जो प्रस्तावना भारत के संविधान का आज है, वह लगभग उसका श्रेय नेहरू जी को जाता है। नेहरू जी ने वह उद्देश्य प्रस्ताव लाया था 13 दिसंबर 1946 को। उसी का परिवर्तित रूप है जो आज भारत का संविधान में उद्देश्य क्या है। अब दोस्तों लगभग धीरे धीरे संविधान सभा का गठन हो गया, बताया दिए 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके अध्यक्ष बना दिए गए सचिदानंद सिन्हा जी, फिर अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए राजेंद्र प्रसाद जी, उपाध्यक्ष बना दिए गए HC मुखर्जी जी। अब धीरे मतलब काम शुरू हो गया, पूरा संविधान बनने का काम शुरू हो गया कि अब कुछ चीजें अपनाई गई संविधान सभा में। वो क्या क्या अपनाया गया, जैसे झंडा का अपनाया गया, राष्ट्रगीत का अपनाया गया, उसको हम देख लेते हैं। फिर आगे कौन किस पद पे था वह देख लेंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जो आज अपना झंडा है, जो अपना तिरंगा है, आज जो अपना तिरंगा है, उसे अपनाया गया 1947 को। कब? 22 जुलाई में। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। दूसरा
मई 1949 को राष्ट्रमंडल में सदस्यता का सत्यापन हुआ। इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रमंडल यानी कि जितने औपनिवेशिक कंट्री थी, जैसे इंग्लैंड जितने जिन देशों पर अपना शासन किया था, उन देशों ने मिलकर भारत को भी मान लिया कि यह अपना एक अलग देश सत्यापित किया, यानी मान लिया कि भारत एक अपना अब अलग देश, एक स्वतंत्र देश है, उस पर किसी भी देश की अधीनता अब नहीं रह गई। यह चीज हुआ मई 1949 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान मतलब जनगण मन। जनगण मन कौन लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और गीतांजलि उनकी एक पुस्तक थी, उसी से राष्ट्रगान को लिया गया है, जनगण मन को गीतांजलि नामक पुस्तक से राष्ट्रीय गान इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। उसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहीं कहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिलेगा, कहीं कहीं बंकिम चंद्र चटर्जी मिलेगा, उसके लिए आप कंफ्यूज ना होइए। तो राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम, वही अपना राष्ट्रीय गीत बना 24 जनवरी 1950 को भारत देश ने इसे अपना लिया राष्ट्रीय गीत के रूप में। और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया 24 जनवरी 1950 को। इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ जी ने। और इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। यह आनंद मठ से लिया गया था, और राष्ट्र गीतांजलि से लिया गया था, गीतांजलि से। ठीक। चौबीस जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहले राष्ट्रपति के रूप में, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हो गए? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहले राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया। मान लिया 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे संविधान बनाने में, राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। और 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगे, इतने समय लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे। और दोस्तों कुल 11 बैठकें हुई थी, मतलब जो चर्चा हुई थी, संविधान कुल लिखा जाता था, उस पर समझा जाता था, विचार किया था, आपस में प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन ऐसे होता था। तो 11 बैठक पूरी हुई थी संविधान बनाने में। कुल 60 देशों का अवलोकन किया गया, 60 देशों का, यानी कि जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देशों का देखा गया कि कौन सा देश में कौन सा कानून अच्छा बना है, कौन से संविधान की कौन सी बातें अच्छी बनी है, जिससे, क्योंकि अब इतना समय नहीं था कि हम लोग बहुत सोच सोच के लिखते, तो हर देश को देखते थे, सारे जो बड़े बड़े अच्छे जो पढ़े लिखे नेता थे वो उन देशों का कानून देखते थे, जो अच्छा होता था उसे अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं किया जाता। जैसे अगर हमें समझना हो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। अब अमेरिका में बंदूक रखने का अधिकार है हर व्यक्ति को। अब मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया, उससे वही ना देखकर कि हमारे देश में भी मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो हमने मौलिक अधिकार को अपना लिया, लेकिन हमने बंदूक रखने का अधिकार सबको नहीं दिया। बंदूक रखने का अधिकार नागरिकों को नहीं है, जब तक उसे अपनी स्वेच्छा से कोई आवश्यकता न हो तो पास कराएगा। अगर उसे अपनी सुरक्षा की समस्या दिखती है तो लिख पढ़ के उसे पास कराता है, लेकिन हर व्यक्ति, हर नागरिक को ऐसे किसी को बंदूक रखने का अधिकार सिंपल से नहीं है कि कोई भी अपने घर में बंदूक रख सकता है बिना पास कराए, बिना उसका लाइसेंस बनवाए। लेकिन अमेरिका में बंदूक रख सकता है हर नागरिक। अब देखो मौलिक अधिकार तो लिया है, वहां का बंदूक रखना अपने पास मौलिक अधिकार है, लेकिन भारत के पास मौलिक अधिकार है लेकिन बंदूक रखने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही देश के अन्य देशों से उनके संविधान को, उनके देश के कानून को देखा गया, जो अच्छा लगा उसे अडॉप्ट किया गया। तो ऐसे कुल लगभग 60 देश थे जिनका अवलोकन किया गया, निरीक्षण किया गया और अपने देश में उस कानून को अडॉप्ट किया गया। विधानसभा की अंतिम बैठक हुई, यह लास्ट हो गया था 1951-52 तक हुए आम चुनाव तक। हमारी नई संसद जब तक बन गई थी, जो उसमें इंटरिम सरकार के रूप में काम कर रहे थे जब तक। लेकिन जब पहली बार आम चुनाव के नहीं हुआ था, चुनाव के पहले जो इंटरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें हर पार्टी के नेता थे, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो आज के बीजेपी जनसंघ से जो बीजेपी बनी है, उसमें
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग भी थे, और कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोग, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग भी उस पहले संसद में थे। संविधान सभा की समितियां टोटल 8 समिति काम कर रही थी। 8 कमेटी ऐसी थी जो उस समय काम कर रही थी। कौन कौन थी ये देख लेते हैं। तीनों का संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ समिति के अध्यक्ष, संघीय समिति और राज्यों के लिए समिति के, इन तीनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र, इन तीनों के जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति के और प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इतने के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक संबंधी, इन दोनों के, ये दो हैं, इसके हैं सरदार पटेल ही हैं। सरदार पटेल। तो दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी संविधान सभा के जो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 अन्य सदस्य भी थे। कमेटी यानी संविधान सभा, जिसे हम कहते हैं कि हमारा संविधान कौन लिखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे, उसी को। यानी उसमें और यानी इतने सदस्य सब अलग अलग काम कर रहे थे, मिलकर सब एक कमेटी बनाकर तैयार करके उनको प्रारूप दिया जाता था कि अपना इसमें आप कार्य कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसमें अन्य और 7 सदस्य थे, सब मिलकर संविधान बनाने की कार्य कर रहे थे। तो जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये है फैक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ा काम किया। उसमें कई लोग शायद कहीं चले भी गए थे, अपना पूरा काम कर रहे थे, तो बहुत सारा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर पड़ गया था। लेकिन सब अलग अलग चीजों के संघ समिति, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय यानी जो रियासतों को सब एक कर रहे थे, तो सरदार पटेल जी कर रहे थे। सारे समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हम देख लेते हैं कि संविधान लिखा किसने है। यानी संविधान, वैसे संविधान लिखे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, वही नाम आता है, लेकिन हैंड राइटिंग किसकी थी? हैंड राइटिंग किसकी थी संविधान सभा में? तो दोस्तों, संविधान लिखा किसने था? संविधान के अध्यक्ष तो थे, बनाने के अध्यक्ष तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन हैंड राइटिंग किसकी थी? हैंड राइटिंग भीमराव अंबेडकर जी की नहीं थी। हैंड राइटिंग खोजा जा रहा था, कौन लिखे संविधान जो बहुत अच्छा हो, तो हैंड राइटिंग थी प्रेम बिहारी नारायण राय यादव जी का। प्रेम बिहारी नारायण जी की कहानी यह है कि उनके पिताजी एक्सपायर कर गए थे। ये एक पत्रकार थे पेशे से, इनकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी। ये पत्रकार थे और इनको नेहरू जी ने जाके कहा कि आप आके लिखिए, क्योंकि इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि ये तैयार नहीं होते, लेकिन पूरा संविधान लिखने का इन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ एक डिमांड की थी। तो नेहरू जी ने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि हर पन्ने पे मेरा नाम होना चाहिए। तो संविधान जो मूल संविधान लिखा गया था, पहली संविधान जो लिखी गई थी अपने भारत के लिए, उसके नीचे हर पन्ने पे प्रेम बिहारी नारायण जी का नाम है। और इसको चित्रित किया था संविधान को, किसने चित्रित? नंद बोस ने। संविधान में जो राइटिंग लिखी गई, कैलिपर तरीका जो लिखा गया, वो इटालियन स्टाइल लिखा गया। इनकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी थी, वो इटालियन स्टाइल में लिखे हैं पूरे संविधान को। और आप देखेंगे जो संविधान गूगल करेंगे तो संविधान की जो पुस्तक पे चित्र बना है राम मंदिर का और खजुराहो का, और जो उस पे डिजाइन तैयार किया है, जो डिजाइनिंग है उसकी, संविधान की पुस्तक की जो डिजाइन तैयार किया, वो डिजाइन तैयार किया है नंद बोस जी ने। किसने? संविधान की पुस्तक का जो डिजाइन तैयार किया गया है, वह डिजाइन तैयार किया गया नंद बोस जी द्वारा। तो हैंड राइटिंग किसकी है? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव की। और डिजाइन कौन तैयार किया? जो उस पर चित्रित कलाकारी की गई है,
वह किया गया है नंद बोस द्वारा। और यह स्टाइल कौन की हैंड राइटिंग की स्टाइल क्या थी, वो इटालियन स्टाइल थी। तो दोस्तों मिला जुला के हमारा संविधान का जो बैकग्राउंड है अब तैयार हो गया है। जो इसकी भूमिका थी, कैसे बना था, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ, 1773 से कैसे कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे 1947 तक पहुंचा, कौन कौन उसमें मिल के काम किया है, कौन कौन अध्यक्ष थे, यह सब बता दिया गया। अब हम संविधान का कल पढ़ेंगे संविधान में कौन से देश से क्या जैसे मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, विश्व राष्ट्र स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये सब की संविधान का कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, कल इसको पढ़ेंगे। फिर हम आ जाएंगे उद्देशिका पे। उद्देशिका पे मतलब मुश्किल 2-3 क्वेश्चन है। संविधान में उद्देशिका में कितने संशोधन है, एक ही संशोधन यह हुआ है 1946 में। उसके बाद एक ही कौन कौन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये शब्द जोड़े गए हैं। यही 2 क्वेश्चन पूछता है उद्देशिका से। उसके बाद फिर हम जाएंगे संविधान अनुच्छेद 1, 2, 3 ऐसे चालू होगा और 395 अनुच्छेद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पुलिस के एग्जाम पूछा जाएगा, वही बताया जाएगा। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा। इतना जितना बताया गया इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन लगभग आते हैं। मैं बीच में कुछ रियासतों में कितने सदस्य थे, प्रांतीय कितने सदस्य थे, वो नंबरिंग नहीं किया हूं, इसलिए वह अभी मैंने जितने एग्जाम देखे हैं कभी पूछता उसका नहीं है। सब फैक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। फैक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह हम आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों, अब आज के वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।